नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्यूबिकल यूनिट सिस्टम या क्यूबिकल यूनिट सेल। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई तरह के पूछे जा सकते हैं। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लेंथी होगा, पर इतने विश्वास के साथ मैं बना रहा हूं कि आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो में मुझे सब कुछ मिल गया। एक बात आप याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं एक एक करके बड़े आसानी से आपको पूरी बात समझाऊंगा। सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम अभी आपको मैंने बताया है क्यूबिकल यूनिट सेल। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्यूबिकल यूनिट सेल जो होता है एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसे हम ये भी नाम दे सकते हैं मोर सिमेट्रिकल यूनिट सेल। यूसी मतलब क्या है? यूनिट सेल। जो क्यूबिकल यूनिट सेल है ये सभी यूनिट सेल में सबसे सिमेट्रिक वाला है। सिमेट्रिक वाला क्यों है? एक ही बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्यूब में बात करें तो आप सभी लोगों को याद हो लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, हाइट हुआ, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं, पहली बात। और अगर हम यहां पर एंगल की बात करते हैं तो एंगल देखते होंगे हर जगह कितना रहता है? 90 डिग्री। या जनरल एक छोटा सा अगर क्यूब बना के आपको दिखा दें, क्यूब के बारे में और भी अगर जानकारी लेना है तो आप सभी लोगों को मेरे पिछले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें क्यूब और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है। आप वहां पे जाएंगे तो आपको काफी बातें वहां सीखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल ये टाइप का क्या है? क्यूब है। अगर हम इसको लेंथ मानते हैं, ये ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट है। ठीक है, अब मैं जो जो चीज बताने चल रहा हूं उसे आप समझिए। क्यूबिकल यूनिट सेल जो हमारे पास है, ये स्पेशली जो है हमको तीन पढ़ने हैं। एक को हम सभी लोग नाम देते हैं एससीसी, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अभी मैं इसको बताऊं। दूसरे को हम कहते हैं बीसीसी, तीसरे को कहते हैं एफसीसी। एक चौथा भी होता है जिसे हम ईसीसी भी कहते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा समझ गए हैं तो चौथा अपने आप समझ सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से जो हमारे पास पहले टाइप का है जिसे हम कहते हैं एससीसी, इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसका नाम होता है सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, या इसी को हम सभी लोग एक नाम और देते थे प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है ये? प्रिमिटिव यूनिट सेल। एससीसी का मतलब यही होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी टाइप के क्यूबिकल यूनिट सेल को पढ़ने लगेंगे तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। मैं उन पॉइंट्स को यहां पे नोट डाउन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिए। आप सबसे पहले किसी भी टाइप के क्यूबिकल यूनिट सेल को पढ़ने के लिए आप उसकी डेफिनेशन को समझिए, वो क्या है। दूसरी बात, आप सभी लोगों को मैं जो बताऊंगा एक एक करके पूरी बात बताऊंगा, वो चीज ये रहेगा, हमको जेड फैक्टर के बारे में समझना होगा। अब जेड फैक्टर क्या होगा, इसका पूरा नाम मैं आपको अभी बता देता हूं। ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। नोट डाउन कर लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। तीसरी जो बात आपको करनी होगी वो करनी होगी टचिंग कंडीशन। आप याद रखिएगा, ये
मैं आपको समझा रहा हूं, मिलने वाला कहीं नहीं, अच्छे से समझिएगा। चौथा जो आपके पास रहेगा, ये तो आपको बुक में मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बीसीसी का क्या होगा, एफसीसी का क्या होगा, याद करने वाली बात है। फिफ्थ पोर्शन जो आप यहां समझेंगे, डेंसिटी को समझेंगे। और सिक्स पोर्शन और लास्ट आपके पास रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी। आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इस पर बोर्ड ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी टाइप के यूनिट सेल को पढ़ें, किसी भी, चाहे एससीसी को पढ़ें, बीसीसी को पढ़ें, एफसीसी को पढ़ें या ईसीसी को पढ़ें, इसी ऑर्डर में पढ़ना है। पहले डेफिनेशन क्या है, फिर जेड फैक्टर बताना, फिर टचिंग कंडीशन बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पर तो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मेरी बात याद रखिए कि हम अगर इसमें देखें तो ना केवल क्यूबिकल यूनिट सेल को पढ़ने चल रहे हैं, काफी क्वेश्चंस को डील करने चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने चल रहा हूं, वो बात भी आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी बने, बोर मत होइए, लेंथी बनेगा पर आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ये भी मैं कहूंगा। जैसे एक एक करके मैं स्टडी करना चाहता हूं कि एससीसी का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। इसकी सबसे पहली चीज हमको क्या बतानी पड़ेगी, डेफिनेशन, कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन। एससीसी की सिंपल डेफिनेशन क्या, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। आप याद रखिएगा, ओनली एट कॉर्नर इन क्यूबिक सिस्टम। मेरी बात समझिएगा कि एक ऐसा क्यूबिक सिस्टम जिसमें पार्टिकल केवल तो केवल कहां पे हो, कॉर्नर सिस्टम में हो, कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, हम उसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी कहा जाता है। इसे प्रिमिटिव भी बोला जाता है। अब यहां इनके कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप कोई क्यूबिक सिस्टम बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये आपके पास है, एक क्यूब बना रहे हैं, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल केवल तो केवल कहां पर होंगे, कॉर्नर। और हमें पता है किसी भी क्यूबिक सिस्टम में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। तो इस तरह से आप सभी लोग बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का हमने जो यहां पे दिखाया हुआ है, ये एससीसी का है, ये टाइप का क्या है, एससीसी का है। ठीक है, अच्छा आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा एक कलाकारी और कर देता हूं, याद रखिएगा कि एससीसी को बनाने का मैं 3D पिक्चर बना रहा हूं, और जैसे जैसे बनाऊंगा आप वैसे बनाइएगा। जैसे ये तो आप बनाएंगे, पहले एक क्यूब बना लीजिएगा और आपको लगेगा कि 3D है। देखिए कैसे बनाना है, ये पोर्शन भी आप बना सकते हैं, इनको थोड़ा कलर कर देते हैं चेंजिंग के लिए, थोड़ा सा चेंज दिखे, जैसे मैंने सामने किया है। बिल्कुल आप सभी लोगों को साइड में भी करना है, क्या, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी कलर कर दीजिए चेंजिंग के लिए। ये पूरा पोर्शन आप दूर से देखेंगे तो आपको ये 3D नजर आएगा। बनाने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, देख लीजिए। दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज एकदम 3D नजर आएगी, इधर से देखेंगे तो आपको ये क्या होगा, 3D नजर आएगा। ये टाइप का क्या होगा, एससीसी होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहली चीज हमने स्टडी कर लिया कि इनकी डेफिनेशन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब अगला हम क्या फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। जेड फैक्टर निकालना बड़ा आसान है,
ये आपका दूसरा पॉइंट है कि आखिरकार हम जेड फैक्टर कैसे निकालेंगे। जेड फैक्टर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। ये चीज मैं आपको निकालना सिखाया। इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि आप जरा देखिए क्यूब में क्या है, 8 कॉर्नर है और हमें कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पता है कि 1/8 होता है। तो सब जगह क्या होगा, जैसे ये आपके पास में यहां सिंपली ऐसे बना देता हूं, यहां कॉर्नर, ये जो 8 कॉर्नर है सभी जगहों पे कंट्रीब्यूशन देखोगे कितना है, 1/8 का। तो यहां भी 1/8 है, यहां भी 1/8 है, यहां भी 1/8 है, यहां भी है। इस तरह से आप क्या करेंगे, 8 जगहों पे 1/8 है। तो करने का दो तरीका है, या तो 8 बार आप 1/8 करके ऐड कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 1/8। इसका आप सभी लोगों को जेड फैक्टर मिल जाएगा। समझ आ गया सबको? चलिए ठीक है। तीसरा आपके पास जो फैक्टर है वो फैक्टर है टचिंग कंडीशन। यहीं पे आपको मैं समझा दे रहा हूं, याद रखिएगा। टचिंग कंडीशन इसमें तो बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करेगा। टचिंग कंडीशन का मतलब होता है, जैसे आप खुद समझ लीजिएगा, जितनी डिस्टेंस कम होगी टच करने की कंडीशन क्या होगी, ज्यादा ही। ये नॉर्मल सी बात है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर हम टचिंग कंडीशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं लेस डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। बात समझिए, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ही एक कंडीशन है टच करने की। अच्छा, यहां पे टच करने की बात कहां से समझ में आती है? टच करने की बात ये है कि जो पार्टिकल है ना कॉर्नर पे रखे गए उनके सेंटर्स होंगे। ये जो डिस्टेंस की बात करते हैं कि कम से कम डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हम देखते कहां है? डिस्टेंस देखते हैं सेंटर से। किससे देखते हैं? सेंटर से। सेंटर ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल रखा हुआ है उस पार्टिकल के सेंटर से देखते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप ध्यान से देखिए कि यहां पे कॉर्नर और कॉर्नर पे रखा गया है, तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो कॉर्नर और कॉर्नर के बीच में जो पार्टिकल, कॉर्नर और कॉर्नर पे जो पार्टिकल रखा गया है, क्या वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यही टचिंग कंडीशन बताएगा। टचिंग कंडीशन आपको केवल यही बताएगा कौन कौन से पार्टिकल टच कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। आसान है बिग। कैसे? अगर इस सिचुएशन में देखें तो यहां पर तो पार्टिकल केवल तो केवल कहां पे? कॉर्नर और कॉर्नर पे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। कॉर्नर और कॉर्नर का, तो आप ये 100% दावे के साथ बोल सकते हैं कि यहां कॉर्नर और कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। यही इसकी क्या है? टचिंग कंडीशन। अब कैसे इसको देखेंगे और भी अच्छे से समझ लीजिए। आप जरा देखिए जो मैंने 3D वाला पिक्चर बनाया है, 3D वाला, ये देखिए कॉर्नर का एक पूरा सा पार्ट है, ये कॉर्नर का पूरा सा पार्ट है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इनके कहने का मतलब है जैसे पूरा हम बना दें, ये कुछ इस तरह से है। ये कॉर्नर का सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस हमको पता रहेगी, वो उसकी एज लेंथ है। मैं मान लेता हूं कि वो एज लेंथ अगर ये a है, तो आप बताइए ये रेडियस, क्योंकि ये तो स्फीयर है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो a इज इक्वल क्या मिल जाएगा? 2r मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी टचिंग कंडीशन से हमको कहीं ना कहीं डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला भी मिलेगा। जैसे यहां देखिए a इज इक्वल 2r, या ऐसा बोल दीजिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जहां जहां डिस्टेंस 2r की है वे एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर और कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस 2r है, इसलिए कॉर्नर और कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे। मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे और अच्छे समझते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आपके पास कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना बेहद आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना इसलिए बेहद आसान है, या आप ऐसा समझ लीजिएगा, पहले तो मैं इसको अलग से समझा देता हूं क्योंकि पेपर में कई बार वैसे ही पूछा जाता है।
जैसे आप ही हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन में बहुत सारे मकान बने हुए हैं। मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे मकान बने हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहां पे चौथे वाले मकान में हैं, आप यहां, ठीक। और अगर कहा जाए कि आपके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट पार्टिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट मतलब सबसे करीबी पड़ोसी कितने हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। नियरेस्ट पार्टिकल नंबर ही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मैं आपसे कहूंगा आपका कोऑर्डिनेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 3 और 4, जो 3 और 5 है यही हमारे सबसे करीबी है, यही क्या है 3 and 5 बोथ आर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मी। मेरी बात समझ आई आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट पार्टिकल नंबर या नियरेस्ट नेबर, आपका सबसे करीबी पड़ोसी कितने हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं तो आप एक काम कर लीजिएगा, ऐसे ही करिए। जैसे ये एक आपके पास पॉइंट, सपोज कर लीजिए यहां पर आप हैं, आपके चारों तरफ कुछ ऐसे बहुत सारे लाइन बने हुए, थोड़ा समझते जाइएगा, बहुत सारी चीजें ऐसे पॉइंट पॉइंट करके बनी। मैं इनके रेस्पेक्ट में पूछूं कि इनका कोऑर्डिनेशन क्या है, इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो ए है, इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इनके नियरेस्ट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इनके लिए क्या है 5 पॉइंट कोऑर्डिनेशन, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट पार्टिकल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपका कंफ्यूज कर सकता है, आपसे कह दे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर वेरी वेरी नियर, जो बहुत एक दूसरे के पास रहते हैं, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करें, मतलब इनको छोड़ दो, अगला वाला कितने नियरेस्ट होंगे, ये सब रहेंगे। मतलब क्वेश्चन कई टाइप का हो सकता है, नियरेस्ट का पूछेगा तो और बढ़िया है, वो आसान है, पर नेक्स्ट नियरेस्ट का पूछेगा ना तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये तो 2D था, आपको दिखाई दे रहा था, मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझा रहा था कि ये होता क्या है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूं वो समझिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीसी का वो मैं लिख दूं अगर तो 6, पर ये 6 कैसे होता है अब मैं वो समझाने चल रहा हूं, उसे आप देखिएगा। जैसे ये आपके पास मैं एक एससीसी सिस्टम बनाने चल रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं ये कॉर्नर का है तो इसके नियरेस्ट ये वाला कॉर्नर होगा, एक ये वाला होगा, 2 ये वाला होगा, 3। तो आपको लग रहा होगा कि इसके रेस्पेक्ट में तो 3 ही तो सबसे नियरेस्ट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए। नहीं, ये अभी एक यूनिट से, बहुत सारी यूनिट से बने होंगे, ऊपर भी हुआ होगा, इस साइड भी हुआ होगा, इस साइड भी हुआ होगा, बहुत सारे होंगे। तो 3 तो सामने दिख रहे हैं, यहां का नियरेस्ट भी ये है, ये भी है और ये भी है, तो टोटल अगर आप देखें तो हर कॉर्नर की चारों तरफ 6 नियरेस्ट आपको मिलेंगे, इसलिए आपको क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। इसीलिए अगर आपको याद हो कि ये एक बात कही जाती है, मैं इसको भी बता देता हूं, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो भी आप जान लीजिए। जैसे मैं ऐसे ही पॉइंट कर करके यहां पर शो कर रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। कुछ ही पॉइंट्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट एक बात बता दूं, इसको हटा के मैं अगर यहां सोडियम प्लस लगा तो कहा जाता है कि सोडियम प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होते हैं। 4 तो मैंने दिखा दिया, बाकी 2 कहां से दिखाएंगे, 2 इस तरह से। इसीलिए सोडियम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया जाता है, 6 बताया जाता है। तो ऐसा ही Cl के चारों तरफ 6 क्या होते हैं, सोडियम प्लस होते हैं। तो नियरेस्ट कितने हैं किसी से जिसके भी रेस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, बस आप इतना देख लीजिए उसके करीब कितने हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और एससीसी के लिए याद रखिए, रिमेंबर इट, कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एससीसी सिस्टम इज ऑलवेज 6। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है फिफ्थ वाला डेंसिटी। मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, डेंसिटी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहां पर अभी आपको मैं इसमें डेंसिटी इज इक्वल मास बाई क्या होता है वॉल्यूम, या मैं केवल फॉर्मूला बता दे रहा हूं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डेंसिटी समझाऊंगा, न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ये आखिरकार होते कैसे हैं। इसके लिए केवल आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सबके लिए वही होगा चाहे जिस टाइप का सिस्टम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, एक नया फॉर्मूला मिलेगा आपको, m by n is divided by a q। इसमें अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर दें, v इज इक्वल क्या होता है a q, ये दुनिया को पता है, सबको जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने v की जगह a q रखा है। z आपका क्या है, z फैक्टर जो आपको मैंने बताया, और अगर इसी जगह हम SCC के लिए बात कर ले तो SCC के लिए z क्या होता है, 1 होता है, तो डेंसिटी का आ जाएगा m by na, na एवोगाड्रो नंबर है by a क्यूब। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डेंसिटी के लिए जिसमें न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा और कैसे करना होगा वो सारी बात बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है 6th क्वेश्चन, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जिसे हम पीई कहेंगे, इसे थीटा से सिंबलाइज होगा। मैं जो आपको बताने चल रहा हूं वो इस 3D वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं, पूरे क्यूब में जो पूरे क्यूब का वॉल्यूम है, क्या पूरे वॉल्यूम को पार्टिकल ने ऑक्युपाइड किया है? नहीं, देखो कुछ जगह खाली रह जा रही है, कुछ जगह खाली है ना, बिल्कुल वही चीज आप ध्यान दीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी आपको यह बताता है कि पूरे क्यूब का कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने ऑक्युपाइड किया। बात समझ में? हम बोल सकते हैं टेल्स अस अबाउट, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, टेल्स अस अबाउट परसेंटेज ऑफ पैकिंग ऑफ वॉल्यूम in cube by pi। समझते हैं कि ये क्या चीज बताता है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग ऑफ वॉल्यूम इन क्यूब, यानी जैसे ये आपके पास क्यूब है, इस क्यूब में इसका जो वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम में कितना पार्ट, कितना परसेंट पार्टिकल ने अपना बनाया। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात करूं, ये इसका एरिया है, मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसका एरिया है। अगर मान लीजिए इतना फिल हो गया तो आप क्या कहेंगे, इसका 50% पार्ट क्या होगा, भर गया। बिल्कुल वैसे ही आपको ये जानना है कि इस पूरे क्यूब में, एससीसी वाले सिस्टम में पार्टिकल ने पूरे क्यूब का कितना परसेंट उसने ऑक्युपाइड किया है, कितना परसेंट उसने लिया है, उसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मैं आप जिस कमरे में बैठे, मैंने तो ये आपको बताया कि आपको क्यूबिकल यूनिट सिस्टम को ही पढ़ना है। इसके लिए बेहद है कि आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे पे फोकस करिए। आप उस कमरे में देखिए कि पूरे कमरे के वॉल्यूम में मैंने कितना जगह लिया है। मैं अपना वॉल्यूम देख लूंगा और कमरे का वॉल्यूम कितना है, मैं परसेंट तो निकाल ही सकता हूं, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग ध्यान में देखें तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का नॉर्मल मीनिंग मैं बता रहा हूं। परसेंट का मतलब होता है कि आपने कितना पाया पूरे में, क्योंकि आपको पता है ऑक्टेन मार्क इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट का जनरल फार्मूला है। अब इन्हीं पर हम देखते हैं वॉल्यूम पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्यूब का मल्टीप्लाई 100, यही फार्मूला बन जाएगा। और देखिए सॉल्व करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके लिए और भी फार्मूले बना सकते हैं। कैसे? हमें पार्टिकल पता नहीं कितने संख्या में होगा, बहुत, तो वो हमको बताएगा। जेड मल्टीप्लाई वॉल्यूम की बात करें तो पार्टिकल स्फीयर नजर आएगा, इसलिए स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्यूब का ध्यान देंगे वो a क्यूब हो जाएगा। इस तरह से परसेंट का ये फार्मूला क्या होगा, मिल जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी
अब हम समझ चुके होंगे, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी का निकालेंगे। ईटा फॉर एससीसी मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। इसी वाले में जेड कितना हो जाएगा 1 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई कितना 100, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ए कितना था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 2r। एससीसी के लिए ए कितना था, टचिंग कंडीशन 2r। ये आप सॉल्व करिए, 4/3 पाई आर क्यूब 100 इज डिवाइडेड बाय 8 आर क्यूब से आर क्यूब कट दिया, ये आपके पास पाई/6 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 52.4% मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एससीसी में देखेंगे तो पार्टिकल्स जो होता है पूरे क्यूब का 52.4% ही अपना बना पाता है, अपने आप को उसमें डिसाइड करता है, ऑक्युपाइड करता है। इसका मतलब कितना खाली रह जाता है, अगर मैं वो पूछ लूं तो क्या होगा, तो आप 100 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो बता सकते हैं क्या 100 माइनस 52.4 जो लगभग आपके पास हो जाएगा 47.6, इतना परसेंट आप बोल सकते हैं वैकेंट है या एम्प्टी। इतना क्या है आपके पास, वैकेंट। एससीसी कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, ये आइडिया लग गया आपको, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। मैं एक टाइप की यूनिट सेल को पढ़ रहा हूं, अब ऐसे ही हम दूसरे टाइप को पढ़ते हैं, आप तीसरे के लिए समझिएगा, मैं एक और टाइप का बना रहा हूं, बता रहा हूं और आप अच्छी तरीके से सोचिएगा। बहुत तेजी से इस बार होगा क्योंकि अब एक बार मैं समझा चुका हूं, काफी कुछ समझ चुके होंगे आप सभी लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्या है हमारे पास, बीसीसी। तो बीसीसी को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि यहां पर देखो बॉडी सेंटर्ड, यानी आप बोलेंगे जो पार्टिकल्स होंगे आर प्रेजेंट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेल। सिंपली आप ऐसे लिखें कि इस टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल होगा वो कॉर्नर पे रहेगा और बॉडी के सेंटर पे। बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आप क्यूब बनाएंगे, इस क्यूब में बीसीसी का मतलब पार्टिकल यहां पर है, कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे रहेगा। ये जो मैं दिखाया हूं ये बॉडी का सेंटर, बॉडी सेंटर। ये पार्टिकल यहां रहेंगे और ये आपके पास क्या होगा, कॉर्नर पे रहेगा। हम सभी लोग इसे, अच्छा छोटी सी बात और मैं कर लूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां लैटिस पॉइंट कितना होगा तो डायरेक्ट दिख रहा है कितना है, 9। लैटिस पॉइंट कितना है, 9। एससीसी कितना है, 8। ये भी निकालते रहिएगा, काफी काम आएगा। लैटिस पॉइंट कितना है, 9, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ये आपके पास बीसीसी होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहता है, जेड फैक्टर। चलिए यही निकालते हैं, जेड फैक्टर को मैं यही निकालूंगा। व्हाट इज जेड फैक्टर फॉर बीसीसी? तो जेड इज इक्वल क्या होगा, 8 कॉर्नर पे है तो डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाई 1/8 और प्लस 1 बॉडी के सेंटर पे है और बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 का होता है, तो ये 1 and 1 कितना हो जाएगा, 2। आप बोल सकते हैं फॉर बीसीसी जेड फैक्टर इज इक्वल 2। अब आ रहा होगा समझ में? देखिए टचिंग कंडीशन फॉर बीसीसी, देखिए टचिंग कंडीशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि मिनिमम डिस्टेंस अगर है तो टचिंग कंडीशन। और टचिंग कंडीशन को समझने के लिए एक बात आप याद रखिएगा, हम सभी लोग एक बात और समझेंगे, टचिंग कंडीशन के लिए पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। अगर आप बीसीसी में देखिए तो पार्टिकल दो जगह पे,
एक कॉर्नर पे है और एक बॉडी के सेंटर पे है, तो टच करने की पॉसिबिलिटी भी दो है। कॉर्नर को टच करें, कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करें, इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर टचिंग। पहला कौन सा, कॉर्नर और कॉर्नर एक दूसरे को टच करें। दूसरा कौन सा, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर एक दूसरे को टच करें। अब इनमें से कौन टच करेगा कौन नहीं करेगा, इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं और मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे कौन टच करता है। देखिए, कॉर्नर को टच करने का मतलब क्या निकलता है, एक ही लाइन देखिए, ये कॉर्नर, यहां पे पार्टिकल, इनको टच करने का मतलब क्या है, इनको टच करने का मतलब ये निकलता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये इसकी एज होगी जो ए है, ये पार्टिकल का रेडियस r, ये r, तो मतलब कॉर्नर को टच करेगा तो डिस्टेंस a इज इक्वल कितना मिल गया, 2r। ये कॉर्नर और कॉर्नर का सीन है, समझ लो। अब कॉर्नर और बॉडी सेंटर वाला सीन कैसे समझ में आएगा, पहली बात तो हमको बॉडी डायगोनल पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बॉडी डायगोनल को भी बता देता हूं कि आखिरकार बॉडी डायगोनल होता कितना है, वो भी समझ लीजिएगा ताकि आसानी से। बॉडी डायगोनल को समझना है तो उसके लिए एक में क्यूब का फेस बना, इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये डिस्टेंस इसकी एज है। पर अगर मैं इस डिस्टेंस की बात, ये कॉर्नर है, ये भी ए है, ये भी ए, और एक दूसरे पे 90 डिग्री है। आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वास्तव में है। तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी a√2। और अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये है, यानी एक एज और दूसरा फेस डायगोनल, पर जो डायगोनल होगा वो डायगोनल कौन सा होगा, बॉडी डायगोनल। और अगर हम बॉडी डायगोनल को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहां पर भी ये 90 डिग्री का रहेगा, याद रहे, दिख रहा है नहीं है, वास्तविकता है, वास्तव में है। नहीं तो आप घर में बैठे रहेंगे तो आप ऐसा समझिए जैसे कमरा है, वो कॉर्नर है, ये एज हो गया, ये आपके पास फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, तो वहां से वहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। आप देख लो यहां पे 90 डिग्री बनेगा, नहीं तो आप घर में बैठे रहेंगे देख सकते हैं आसानी से। तो ये बताइए, ये a√2 है, ये a है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3a। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग नहीं, देख लीजिए रूट में √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, √2 का 2 हो जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का मतलब है √3a। तो हम लिख सकते हैं बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है। चलिए, ये फायदे वाली बात हो गई, यहाँ पे लगे हाथ मैंने आपको बता दिया। बॉडी डायगोनल कितना हुआ, √3a। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आप मान लीजिए बॉडी डायगोनल है, तो ये बॉडी डायगोनल का सेंटर होगा जहां पे एक पार्टिकल है, और ये आपके पास कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, r, ये तो पूरा 2r और ये r, तो टोटल आप देखिए ये पूरा होता कितना है, √3a के बराबर होता है। तो ये कितना होगा, 4r। तो यहां कुल लिख सकते हैं ना, 4r इज इक्वल √3a लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए, ये आपके पास कंडीशन हो गई कॉर्नर और बॉडी सेंटर, ठीक है। 4r इज इक्वल √3a। तो मैं अगर लिखना चाहूं 2r इज इक्वल, तो क्या यहां लिख सकता हूं √3/2a, ऐसा लिख सकता हूं। और एक आपके पास है 2r इज इक्वल a। मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सी डिस्टेंस कम है, या इनको भी और अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ऐसा लिख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। 1.732 इज डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहां a आपने लिखा है, उसके पहले तो 1 होगा कि नहीं होगा। यहां बताओ 1.732 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 1 से कम आएगा, और अगर 1 से कम आया तो
2r की वैल्यू क्या होगी 1 से कम, यानी ये डिस्टेंस क्या हो गई मिनिमम हो गई। और अगर ये डिस्टेंस मिनिमम हो गई तो मैंने बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस टचिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, कॉर्नर और कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते। इस बात को आप याद रखें, ये समझने वाली बात है और मैंने इसको आपको समझाया है और आशा है कि आपको समझ में आए। थोड़ा सा सोचिए। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब फाइनली मैं रिजल्ट घोषित कर देता हूं कि आखिरकार कौन टच करेगा कौन नहीं करेगा। तो रिजल्ट ये है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर इनके लिए कंडीशन टचिंग कंडीशन 4r √3a आया था। ये आपके पास है, ठीक है। इसको हम कई फॉर्म में लिखे थे, उससे कोई मतलब नहीं। यही केवल आप क्या कहेंगे टच करेंगे, लेकिन कॉर्नर और कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मतलब मेरे कहने का है, आप देखेंगे सॉलिड स्टेट के लिए सबसे बढ़िया फिगर बनाया गया है। तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी उठा लीजिएगा, वहां सॉलिड स्टेट में बीसीसी वाले फिगर को देख लीजिएगा। वहां आपको मिलेगा कि जैसे ये आपके पास मान लीजिएगा हम दिखा रहे हैं बॉडी का सेंटर, तो इस पूरे बॉडी के सेंटर को कॉर्नर वाला टच करेगा। ध्यान दीजिए, मैं वैसे बना देता हूं, कॉर्नर वाला टच करेगा। ये जो कॉर्नर है इसको मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ध्यान दीजिए कॉर्नर और कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। नहीं तो इसको और क्लियर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि भाई जैसे ये आपके पास क्यूब बना हुआ है, तो यहां पर बस इतना आप याद रखेंगे, ये जैसे है इनको टच नहीं करेगा बीसीसी वाले। ये जैसे बॉडी का सेंटर है तो बॉडी का सेंटर इसको टच करेगा, लेकिन यहां ये नहीं। बात समझ में? बॉडी का सेंटर कॉर्नर को टच करता है, पर कॉर्नर और कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये आपका होता है बीसीसी का। आया समझ में आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं यहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको समझा देता हूं और अच्छे से आप इसको समझिए। जिसे आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने बताया था, कई लोगों को समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बीसीसी के रेस्पेक्ट बताना है तो आप बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट बताइए। बॉडी सेंटर के सबसे करीब कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? वही आपके कॉर्नर ही तो सबसे करीब होंगे। हम बोल सकते हैं कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1, क्योंकि बॉडी सेंटर के सबसे क्लोज कौन होगा? वही आपका कॉर्नर जो टच कर रहा है। सबसे क्लोज कौन होगा? जो टच हो रहा होगा ना। और टच कितने होंगे? कॉर्नर वाले, और कॉर्नर है कितने? 8। इसलिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। इसे दिया और डेंसिटी के लिए मैंने मैटर बता ही दिया था, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। डायरेक्ट मैं आता हूं पैकिंग एफिशिएंसी पे, ईटा फॉर बीसीसी। थोड़ा अच्छे समझिएगा। मैं आपसे अगर पूछूं ईटा के लिए फॉर्मूला क्या है? Z 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई 100 इज डिवाइडेड बाई a³। सब चीज रख लीजिए। Z आपको कितना मिला था? 2 Z फैक्टर। 4/3 पाई r³ 100, इन सब में कोई छेड़खानी मत करिएगा। a कितना था जरा देख लो, 4r = √3a, यही टचिंग कंडीशन थी कि a = 4/√3 r, ये हो जाएगा। ध्यान लिख लीजिए 4/√3 r, एक टचिंग कंडीशन हो गई। r³ हो जाएगा तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। 4/√3 का देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको। 2 मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिखो 8/3 पाई r³ 100 इज डिवाइडेड बाई 64/3√3 और कितना? r³, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा? 8 का 8 में हो गया, ये √3 ऊपर गया तो √3/8 देख लीजिए, √3/8 क्या होगा? पाई मल्टीप्लाई क्या बचा? 100।
यही इतना बचा है। आगे चल के देखिए हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, कितना ऐसा क्या बचा है, थीटा बराबर √3/8 पाई, पाई की जगह वैल्यू रख दो 3.14 100। इनको जब आप सॉल्व करेंगे 68% आएगा। कितना आएगा? 68%। आपको मैं बता दूं पेपर में कई बार यही पूछा है कि पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की कितनी है, तो आपको कितना कहना है? 68%। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले वाले में 52.4 आया था, यानी पार्टिकल ने कम जगह ली, लेकिन यहाँ 68% मतलब कि पार्टिकल ने ज्यादा से ज्यादा जगह लेने की कोशिश किया है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करने की कोशिश किया है, सबसे ज्यादा भरतू है या फीलिंग वाले हैं, सबसे ज्यादा हार्ड। बात समझ में आई आपको? चलिए ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो फॉर्मूला आपको मिला था √3/8 पाई 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थीटा के लिए। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा कि पैकिंग एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा, ऑफ बीसीसी, और उसमें ऑप्शन क्या बना दिया? पहले 5/6 मल्टीप्लाई है, दूसरा √3/6 5 मल्टीप्लाई 100, तीसरा है √3/8 पाई वो कुछ इस तरह से √3/8, चलिए ठीक है, पाई और यहाँ मल्टीप्लाई 100, और चौथा मान लीजिए ननाउटीज, ऐसा कुछ भी बना सकता है। आप याद करके गए क्या है? 68, ऑप्शन में 68 है नहीं, गलत कर जाओगे, इसलिए याद रखिएगा रियल वाला ये है, इससे 68 आया है, 68 पे भरोसा मत करिएगा, धोखा दे देगा। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आप याद रखिए √3/8 पाई 100। बात समझ में आई? ये बीसीसी का होता है। अच्छा, क्या आप सभी लोग एफसीसी का भी स्टडी कर सकते हैं? एफसीसी के बारे में भी सोच सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एफसीसी के बारे में समझाऊंगा। ये आज के लिए आप सबकी होमवर्क है। एफसीसी में भी आप कैसे करना है पूरी चीज आप देखिए। एफसीसी मतलब क्या होगा? कॉर्नर पे रहेगा, फेस के सेंटर पे रहेगा, उसके आगे सारी चीजें कर लीजिएगा। मैंने हिंट दिया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है।